नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें मौर्य काल को कंप्लीट कर चुके हैं और गुप्त काल जो था कला साहित्य और विज्ञान में, उसमें अपना एक वीडियो हो चुका है जिसमें अपन ने बात क्या की है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। इस पहले वाले वीडियो में अपन ने गुप्तकालीन कला साहित्य और विज्ञान से संबंधित एक बात पढ़ी कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है? क्योंकि इस काल में कला, संस्कृति और विज्ञान जो अपने चरम सीमा पर थी। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। और देखिए, गुप्तकालीन कला संस्कृति में अपने को तीन चीज़ें पढ़नी है: अभिलेख, मंदिर व स्थापत्य कला और साहित्य। ये तीनों चीज़ें पढ़ते ही ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। अभी अपन अभिलेख पढ़ रहे हैं, जिसमें जैसे जैसे राजा आते जाएंगे एक के बाद एक, राजाओं के हिसाब से अपन अभिलेखों को पढ़ रहे हैं, जिसमें समुद्रगुप्त को अपन ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। समुद्रगुप्त के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा है, उनके अभिलेखों को भी, उनके द्वारा चलाई गई स्वर्ण मुद्राओं को भी अपन ने पढ़ा है। अभिलेख मतलब उसमें शिलालेख भी आएंगे, उसमें आपके गुहालेख भी आएंगे, उसमें आपके मुद्रा अभिलेख भी आएंगे और स्तंभ लेख भी आएंगे। ठीक है, तो जो भी समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया वो सारी अभिलेख जितने भी थे उनसे संबंधित वो सारे अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपन बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय तथा आपका एक और शासक जो है वो कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य। ठीक है, इनकी बात भी अपन करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये आपका वीडियो जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय और जो आपके कुमारगुप्त हैं उनके ऊपर आधारित रहेगा। उनके द्वारा जो अभिलेख उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट, उनको अपन पढ़ेंगे, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि मैटर आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा निश्चित तौर पे। जो मैं पढ़ाऊंगा, अब कितना पढ़ाऊंगा नहीं बता सकता, बट जो पढ़ाऊंगा बेहतर पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, उससे बाहर आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिम्मेदारी से अगर टॉपिक स्टार्ट किया तो जिम्मेदारी के साथ ख़त्म भी उसको मैं करूँगा। ठीक है साथियों, इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अभी देखिए, रीट 2022 आ चुकी है, उसके वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और फिर एप्लीकेशन पे भी उनको डालना है, तो समय लगता है। फिर भी समय निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रात के अभी 11 साढ़े 11 बजे हुए हैं, उसके बावजूद लगा हुआ हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में। 2 वीडियो रिकॉर्ड करके उठूँगा आज। आज आप जो देख रहे हो वो, और कल का वीडियो भी आज ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत आपको भी करनी है, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ मेहनत करके। ये मान सकते हो आप, यूट्यूब पे मुझे फेमस होना है या कुछ भी करना है, उस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, बट मेरा डेडिकेशन है पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। मैं कोई भी रीज़न से ये कार्य कर रहा हूँ, बट आपका फ़ायदा है जब आप पढ़ोगे तब, है ना। बाकी मैटर आपको शानदार दिया जाएगा, आप मिलान करके देख लेना, कहीं भी इससे अच्छा मैटर मिल जाए तो वहाँ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई फीस आपसे नहीं ले रहा। अभी फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर फ्री में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जोड़िएगा। साथियों, आप सब लोग समझदार हैं, क्योंकि रीट फर्स्ट ग्रेड, सॉरी, आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित ही समझदारी तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे बढ़ती जाती है। तो सब समझदार हैं और पढ़ें अच्छे से, मेहनत करें, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। सिलेक्शन सिर्फ आपसे मेहनत मांगता है, और उसके बदले में आपको मिलता क्या है? ज़िंदगी भर का सुकून। ज़िंदगी भर का सुकून। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक वीडियो भी ना बनाऊँ तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये शौक है, हर इंसान का अलग अलग पसंद होती है, उसकी हॉबीज़ होती हैं। तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप बस, पढ़ाई जो है वो मेहनत मांगती है, उसके बाद में आपको इतना कुछ देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए शुरू कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी बातें आज ज़्यादा हो गई। तो देखिए, महरौली लौह स्तंभ, सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित महरौली लौह स्तंभ को जोड़ा गया है इतिहासकारों के द्वारा। क्यों जोड़ा गया है भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ? क्योंकि महरौली लौह स्तंभ, सबसे पहले बात करें कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है साथियों। कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास में स्थित है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है, ये मान सकते हो आप, महरौली लौह स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर चंद्र नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। अब इतिहासकारों ने क्या किया, इस चंद्र शब्द को जोड़ लिया चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसका कारण ये हो सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइम पीरियड था जब उसका अध्ययन किया गया महरौली लौह स्तंभ का, तो शायद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल का टाइम पीरियड का वो निकल के आया, इसलिए चंद्र शब्द जो वो जोड़ा गया इतिहासकारों के द्वारा चंद्रगुप्त के द्वारा। बट अगर अपन
परफेक्ट रूप से नहीं बोल सकते, हालांकि मानना अपने को ये हो सकता है चंद्रगुप्त जो है वो, सॉरी चंद्र जो शब्द वो चंद्रगुप्त आपके आपका जो मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके लिए प्रयुक्त हुआ हो। बट फिर भी अपन ने जो वो मानना यही है कि ये शब्द जो चंद्र है, ये इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रयुक्त किया है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए नहीं किया है। बाकी हो सकता है ये बात आपकी सही है, बट यहाँ अपने को यही मानना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मेहरौली लौह स्तंभ जो दिल्ली में स्थित है कुतुब कॉम्प्लेक्स में, उसमें जो चंद्र शब्द लिखा हुआ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित आपको नहीं मानना। ठीक है, पहली बात, बस यहाँ पे मेहरौली लौह स्तंभ आपका समाप्त। उसके बाद में बात करेंगे उदयगिरी गुहा अभिलेख। उदयगिरी गुहा अभिलेख कहाँ स्थित है भाई? ये विदिशा एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? एमपी विदिशा में स्थित है। ठीक है, विदिशा से क्या याद, आप थोड़ा बहुत अगर मौर्य काल में अपन ने बात की थी विदिशा की, अशोक की एक रानी का उल्लेख मिलता है, देवी, है ना। देवी जो विदिशा एमपी की रहने वाली थी, और देवी के एक प्रकार से देवी का उल्लेख करने के लिए देवी के कहने पर अशोक ने जो है वो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप, जहाँ 3 प्रकार के स्तूप हैं, तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके भी आप याद रख सकते हो। उम्मीद करूंगा ये कुछ बातें आपको बताई होंगी, तब सांची के स्तूप के बारे में आपको जानकारी थोड़ी बहुत याद आ गई होगी। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख भी कहाँ है? विदिशा एमपी में है। और निर्माण जो है, देखिए विदिशा एमपी का संबंध अशोक की पत्नी देवी से संबंधित है, उसी गांव उसी की है वो रहने वाली। तो इस प्रकार थोड़ा जोड़ के याद कर लीजिएगा। निर्माण देखिए, निर्माण उदयगिरी गुहा अभिलेख का जो निर्माण है वो वीरसेन के द्वारा करवाया गया। वीरसेन कौन है भाई? हरिसेन का पुत्र। किसका पुत्र है? हरिसेन का पुत्र। हरिसेन कौन है? प्रयाग प्रशस्ति जिसने आपके सार स्तंभ लेख पर, हाँ सॉरी, प्रयाग कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख, प्रयाग कौशाम्बी, अशोक का जो प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख है, उसके ऊपर साथियों जो है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। समुद्रगुप्त के बारे में उसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, तो हरिसेन, वीरसेन कौन है? हरिसेन का पुत्र है। वीरसेन कौन है? हरिसेन का पुत्र है, सीधी सी बात है। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण करवाया, तो वीरसेन ने किसका निर्माण किया साथियों? उदयगिरी गुहा अभिलेख का निर्माण किया। और गुफा में एक शिव मंदिर भी जो वो एक प्रकार से स्थित है, तो गुफा में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया। तो ये उदयगिरी गुहा अभिलेख यहाँ समाप्त होता है। इतनी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जो है वो आपके वीरसेन ने करवाया, जो हरिसेन के पुत्र थे। कहाँ स्थित है उदयगिरी गुहा अभिलेख? विदिशा में स्थित है। गुफा में एक शिव मंदिर का निर्माण भी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा स्तंभ लेख, ये भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय का है। जैन तीर्थंकरों का उल्लेख इसमें मिलता है। अब जैन धर्म के तीर्थंकर कितने हैं, क्या है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, न नाम याद करने, कुछ नहीं करना। बस ये याद रखिएगा कि जैन मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। उसमें आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका मथुरा स्तंभ लेख होगा और वही आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा याद रख सकते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग जो है वो मथुरा स्तंभ लेख में किया गया। तो दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों बातें मोस्ट है, याद करिए, याद रख लीजिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो एक प्रकार से मथुरा स्तंभ लेख बनवाया गया, उसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित गुप्त संवत का पहली बार जो प्रयोग किया गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मथुरा स्तंभ लेख जो बनाया गया है उसमें किया गया है। ये भी आप जरूर से जरूर ध्यान में रखें। ठीक है साथियों, ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने बनाया, आपका इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, ठीक है, ये देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बता चुका हूँ कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। और उन्होंने जो है वो आपके एक प्रकार से गुप्त संवत जो है वो चलाया। ये देखिए गुप्त संवत इन्होंने चलाया। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको साथियों डिटेल से बता चुका हूँ, तो याद रखा कीजिए, थोड़ा बहुत ज़रूरी है याद रखना, है ना। अब देखिए मथुरा स्तंभ लेख को अपन ने डिस्कस कर लिया। अब चलिए अपन बात करते हैं पूना ताम्रपत्र की। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। पूना ताम्रपत्र, पूना देखिए जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता द्वारा लगवाया गया। भाई ये
पूना जो ताम्रपत्र है ये किसके द्वारा लगवाया गया? प्रभावती गुप्ता, जो कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय प्रभावती गुप्ता जो है, इसका जो संबंध विवाह जो है वो किससे कर दिया था? इसका विवाह वाकाटक जो शासक था, वाकाटक वंश का जो शासक था रुद्रसेन, रुद्रसेन के साथ इसका विवाह किया गया था प्रभावती गुप्ता का चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और इस रुद्रसेन की सहायता से ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकों को पराजित किया था, इसलिए इसको साकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साकारी भी जो कहा गया है। किसको कहा गया? साकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। ये आगे बात मेरे हिसाब से लिखवाई हुई है मेरी, तो आगे भी पढ़ लेंगे। तो अभी यही ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता द्वारा लगवाया गया है क्या? पूना ताम्रपत्र। धरण गोत्र का इसमें उल्लेख मिलता है। अब साथियों देखिए, जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त या प्रभावती गुप्त जो है, इसका खुद का जो एक प्रकार से नहीं मान सकते अपन ये गोत्र, गुप्तों का ये गोत्र नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो गोत्र है या जो अपन अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये जो इसका कोई कंफर्म नहीं है कि गोत्र किसका, बट ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं ये जो गोत्र है ये एक प्रकार से रुद्रसेन है ना, रुद्रसेन जो वाकाटक शासक था उनसे संबंधित हो सकता है। ठीक है, बाकी प्रभावती गुप्ता या चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर शकों पर विजय का उल्लेख मिलता है। जो शक शासकों को हराया ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन की सहायता से, उसका उल्लेख मिलता है। शकों को पराजित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो साथियों शकों को पराजित करने के बाद, शक शासकों को पराजित करने के बाद यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? 3 सत्य दे देंगे, एक घुमा फिरा के गलत दे देंगे, तो फिर आपसे पूछ लेंगे और आप वहाँ मार खा जाओगे। तो बड़े ध्यान से पढ़ना चीज़ों को। शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और शकों को पराजित करने के लिए ही इन्हें साकारी कहा जाता है। शकों को पराजित जो वो आपके रुद्रसेन वाकाटक शासक की सहायता से इन्होंने शकों को पराजित किया। और रुद्रसेन ने इनकी सहायता क्यों की? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता जो है, प्रभावती गुप्ता या गुप्त एक ही बात है, प्रभावती गुप्ता या गुप्त की शादी जो रुद्रसेन के साथ कर दी थी। यानी कि ससुर और एक प्रकार से दामाद ने मिलकर शकों को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। पूना ताम्रपत्र जो है उसमें यह वर्णन मिलता है प्रभावती गुप्ता के द्वारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, मोस्ट है, प्रथम गुप्त शासक बताइए जिसने चांदी के सिक्के चलाए, तो वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, यानी विक्रमादित्य होंगे। समुद्रगुप्त ने सोने के चलाए, बाकी सभी ने सोने के चलाए, बट प्रथम गुप्त शासक, इसके बाद में तो और भी आएंगे गुप्त वंश में, बट अभी तक अपनी एक प्रकार से अपनी पीढ़ी में है ना, अपने एक प्रकार से अपने वंश में सबसे पहले जो चांदी के सिक्के चलाए वो किसके द्वारा चलाए गए? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाए गए। ये एक प्रकार से अपने को उल्लेख कहाँ मिलता है? पूना ताम्रपत्र में। जो बनाया किसके गया है, द्वारा बनवाया गया है? प्रभावती गुप्ता के द्वारा बनवाया गया है। मेरे शब्दों को थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें याद हो जाएं साथियों। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय की अभिलेखों में निम्न उपाधियां मिलती हैं: परम भट्टारक, परम भागवत, श्री विक्रम सिंह, अप्रतिरथ। अब देखिए साथियों, ये यहाँ पे आप जो वो पूना ताम्रपत्र से इसको संबंध मत करना, यहीं तक आप माने। इसके आगे का ये अलग है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की अभिलेखों में निम्न उपाधियां मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या? परम भट्टारक, परम भागवत, श्री विक्रम सिंह और अप्रतिरथ। ठीक है, जिसके रथ को रोका न जा सके, ये बताया था मैंने आपको। समुद्रगुप्त के बाद में उसके बेटे ने ये उपाधि धारण की थी, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखिए, शकों को पराजित करने के कारण इसे साकारी भी कहा जाता है। ये देखिए लिखवा रखा है मैंने यहाँ पे, शकों को पराजित करने के लिए जो है वो इसको साकारी भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन के साथ किया, इसी की सहायता से शकों को पराजित किया। और फाहियान इसी के समय भारत में आया था। फाहियान कौन था भाई? चीनी यात्री। कौन था? चीनी यात्री। तो चीनी यात्रियों का आगमन जो है वो स्टार्ट हो चुका है भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, पहली बार चीनी यात्री भारत आया, कौन था? फाहियान था। कौन था? फाहियान था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य प्रथम। अब देखिए, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य प्रथम, इसको अपन थोड़ा सा अगर बात करें तो
ये एकमात्र ऐसा गुप्त शासक है जिसके अभिलेख अपने को बांग्लादेश से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बांग्लादेश से मिलते हैं साथियों। गुप्त शासकों में इनको सर्वाधिक अभिलेख लगवाने का श्रेय प्राप्त है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण इसलिए लिखवा दी। इनका एक अभिलेख है तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख जो कि कहाँ स्थित है? एमपी में साथियों स्थित है। इसने कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया है। ये साथियों कुमार गुप्त जो इसमें जो कुमार गुप्त प्रथम या आप कह लो या कुमार गुप्त एक ही बात है। ये कुमार गुप्त प्रथम ही है साथियों, महेंद्रादित्य प्रथम या कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, इसमें कुमार गुप्त प्रथम को किसमें? तुमेन अभिलेख में। तुमेन अभिलेख में इसमें कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया गया। क्या बताया गया है? शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया गया है। ठीक है, गर्मी में तो सीधी सी बात, ग्रीष्म काल में तो सूर्य बहुत भयानक रूप से तपता है ना, तो वो तो शांत नहीं बोल सकते अपन। शरद काल में सूर्य बिल्कुल शांत रहता है, तो शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया गया है। किसको? कुमार गुप्त प्रथम को। किसमें बताया गया है? तुमेन अभिलेख में बताया गया है, जो कि एमपी में स्थित है। इसके बाद बात करें बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख साथियों यूपी में एटा जिले में स्थित है। एटा जिले में यूपी में स्थित है। कौन सा? बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख संपूर्ण गुप्त वंशावली की जानकारी रामगुप्त को छोड़कर, यानी कि बिलसड़ अभिलेख, मैंने जब गुप्त वंश को स्टार्ट किया तब बताया था मैंने कि रामगुप्त जो है वो एक प्रकार से बहुत ही गुप्त वंश का एक बेकार शासक या डरपोक शासक जिसको बोल सकते हैं वो हुआ। मतलब क्यों डरपोक साबित हुआ वो शासक, वो अपन बात बाद में करेंगे। ठीक है, उसने अपनी पत्नी को जो है वो हारने के बाद जिससे हारा उसको सौंप दिया था। किससे हारा, कैसे हारा, बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो बिलसड़ अभिलेख में एकमात्र गुप्त शासक है जिसका उल्लेख नहीं मिलता, वो है रामगुप्त। ठीक है, फिर गुप्त संवत का, यानी कि एक प्रकार से गुप्त वंश में अगर बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया तो वो कौन है? रामगुप्त है, उसको छोड़ दिया क्योंकि कार्य ही ऐसे थे बंदे के, इसलिए इसको अलग कर दिया। ठीक है, फिर बिलसड़ अभिलेख में गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। बिलसड़ अभिलेख आपको दे दे एक तो ऑप्शन में, और एक आपको दे दे मथुरा स्तंभ लेख, और पूछ ले कि गुप्त संवत का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है, किस अभिलेख में किया गया? तो मथुरा स्तंभ लेख में किया गया साथियों। उसके चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, उसके बाद में कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा भी जो गुप्त संवत का प्रयोग किया गया। किसमें? बिलसड़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और हाँ जी ये बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लाइन ये लिखिए कि गुप्त संवत का प्रयोग मथुरा स्तंभ लेख में भी मिलता है। सबसे पहले इसी में किया गया साथियों, मथुरा वाले में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंदसौर प्रशस्ति की बात करते हैं। प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा में, किसी राजा की प्रशंसा में कही गई बातें प्रशस्ति कहलाती हैं। तो मंदसौर प्रशस्ति जो कि एमपी से है, मिलती है अपने को। यह कुमार गुप्त द्वितीय के समय का है मंदसौर प्रशस्ति। इससे कुमार गुप्त की प्रथम की, देखिए ये है किसका? कुमार गुप्त द्वितीय का है। और जानकारी किसकी मिलती है? कुमार गुप्त प्रथम की मिलती है, यानी कि जिसके बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं कुमार गुप्त या महेंद्रादित्य प्रथम, इसी की जानकारी जो है वो किससे मिलती है? मंदसौर प्रशस्ति की। बट इसको बनवाया किसने है? कुमार गुप्त द्वितीय ने बनाया है। ठीक है, इससे कुमार गुप्त प्रथम की जानकारी मिलती है। कुमार गुप्त प्रथम के मालवा के राज्यपाल बंधु वर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर प्रशस्ति ने। बनवाया किसने मंदसौर प्रशस्ति को? कुमार गुप्त द्वितीय ने। जानकारी किसकी मिलती है? कुमार गुप्त प्रथम की। क्या जानकारी मिलती है? कि भाई कुमार गुप्त प्रथम का एक मालवा का राज्यपाल था जिसका नाम था बंधु वर्मा। क्या नाम था? बंधु वर्मा। उसने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? आपके मालवा। ठीक है, सॉरी मालवा नहीं, स्थान का नाम यहाँ नहीं है। कुमार गुप्त प्रथम के मालवा के राज्यपाल बंधु वर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये उल्लेख मिलता है अपने को मंदसौर प्रशस्ति में। ठीक है, और मंदसौर प्रशस्ति कहाँ है? एमपी में। ठीक है, अब देखिएगा 3 ताम्रपत्राभिलेख भी इसके मिलते हैं। 3 ताम्रपत्राभिलेख भी मिलते हैं। जैसे पूना ताम्रपत्र मिला था किसका? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसको बनवाया था प्रभावती गुप्ता ने, जो उनकी पुत्री थी। उसी प्रकार जो आपके कुमार गुप्त प्रथम हो, उनके 3 ताम्रपत्राभिलेख अपने को मिलते हैं। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इनको याद रखना है। और ये मिलते कहाँ हैं? बांग्लादेश में। अपन जानते हैं, अपन ने सबसे पहले लाइन यही पढ़ी थी कि एकमात्र ऐसा गुप्त शासक जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी मिलते हैं, तो वो यही है। ठीक है, क्या मिलते हैं? 3। पहला ताम्रपत्र दामोदरपुर, दूसरा धंधे, तीसरा वहीग्राम। ठीक है, इन तीनों से गुप्तकालीन भूमि के क्रय विक्रय का,
गुप्तकालीन भूमि के क्रय विक्रय का उल्लेख किस शासक के जो वो ताम्रपत्र अभिलेख में या अभिलेखों में मिलता है, तो वो आपके कुमारगुप्त प्रथम है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 3 ताम्रपत्र अभिलेख कौन कौन से हैं? दामोदरपुर, धनदेह और वैग्राम। ठीक है, और एकमात्र ऐसा गुप्त शासक जिसके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, बाकी के 3 किसी के नहीं मिलते। एकमात्र ऐसा ये जो वो गुप्त शासक है कुमारगुप्त प्रथम जिसके 3 ताम्रपत्र अभिलेख मिलते हैं। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुमारगुप्त प्रथम ने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पे मयूर का अंकन करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऐसा गुप्त शासक, भाई गुप्त जो थे वो विष्णु भगवान की पूजा एक प्रकार से करते थे। ठीक है, और विष्णु भगवान का आप जानते हैं जो गरुड़ है वो आपका वाहन है। ठीक है, इसलिए गरुड़ का अंकन जो सिक्कों पर किया जाता था। बट कुमारगुप्त प्रथम ने जो वो मयूर का अंकन गरुड़ के स्थान पे किया। तो मयूर का अंकन किसने किया? वो भी कुमारगुप्त प्रथम ने किया। 3 ताम्रपत्र ऐसा गुप्त शासक, वो भी आपका कुमारगुप्त आपका प्रथम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और 3 ताम्रपत्र अभिलेख को याद कैसे रख सकते हैं कि आप ऐसे रख सकते हैं कि दामोदर नाम का कोई आदमी है, उसको धन की आवश्यकता पड़ी तो वह कहाँ चला गया? गांव में चला गया। कहाँ चला गया? गांव में। भाई दामोदर को जब धन की आवश्यकता हुई, पैसे की आवश्यकता हुई, मनी की आवश्यकता हुई, तो वो कहाँ चला गया? गांव में चला गया। ठीक है, ऐसे थोड़ा अपन जोड़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे अपन बोल सकते हैं कि दामोदर जो है वो किसी से पैसे दामोदर ने उधार लिए थे। भाई दामोदर से ऐसे अपने को लग रहा है कि आदमी दरिद्र है। दामोदर से क्या लग रहा है? दरिद्र आदमी लग रहा है। एक याद करने की तरीका बता रहा हूँ। तो दामोदर ने जो उधार लिए थे रुपए, ठीक है, वो धन देने के लिए, धन दे दामोदर धन देने के लिए गांव में चला गया। ऐसे याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर लो, तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी ट्रिक खुद बनाइए। मेरे हिसाब से आपको आज की बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ही शानदार मैटर आपको मिलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।